हेलो एवरीवन, दिस इज एग्री वीडियोस। और आज की वीडियो में डिटेल में हम जानेंगे पॉली हाउस के बारे में। कितने टाइप के पॉली हाउस होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रीन हाउस का पॉली हाउस से क्या डिफरेंस होता है, इसको किस तरीके से स्टैब्लिश किया जाता है, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, उन सभी को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आपको बहुत बहुत थैंक्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मुझे इससे काफी मोटिवेशन मिलता है आगे आने वाली वीडियोस को बनाने के लिए। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले पॉली हाउस को हम इन डेप्थ में जानने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें जानना है वो है कि पॉली हाउस स्ट्रक्चर बोलते किसको है। ये एक ग्रीन हाउस का स्ट्रक्चर है। ग्रीन हाउस एक वाइडर ऑडियंस का कैटेगरी है जिसके अंडर बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स आते हैं जिनको मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगी। उसमें से एक स्ट्रक्चर होता है पॉली हाउस जिसके बारे में आज हम देख रहे हैं। ये एक ग्रीन हाउस का टाइप है जो कि बनता है ट्रांसपेरेंट या फिर ट्रांसलूसेंट प्लास्टिक से, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इस पिक्चर में। टिपिकली जिसको यूज किया जाता है ग्रो करने के लिए, वेजिटेबल्स को, फ्लावर्स को, उन सबको ग्रो करने के लिए यूज किया जाता है और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो बेसिकली अगर हम इसको समझें थोड़ा डिटेल में, तो ये एक शेल्टर की तरह काम करता है, प्रोटेक्टिव शेल्टर। पी से पॉली हाउस, पी से प्रोटेक्टिव शेल्टर। शेल्टर की तरह ये काम करता है प्लांट्स के लिए। उनको हेल्प करता है टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, ह्यूमिडिटी को रेगुलेट करने में, लाइट कंडीशंस को रेगुलेट करने में, जो कि इनहांस करता है फिर ऑटोमेटिकली प्लांट की जो ग्रोथ होती है और जो उसकी प्रोडक्टिविटी होती है, दोनों ही बढ़ जाती है। कॉमनली इसे हम, जैसे मैंने बताया आपको कि वेजिटेबल्स के लिए, फ्लावर्स के लिए, कुछ क्रॉप्स जो कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में रहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मेथड है। और साथ ही साथ इससे ग्रोथ भी अच्छी होती है और प्रोटेक्शन भी मिलता है किसी तरीके के पेस्ट का, डिजीज का, या फिर किसी तरीके के एनवायरमेंटल स्ट्रेस का भी। तो अगर हम बहुत ही सिंपल सी भाषा में अगर इसकी डेफिनेशन समझें, तो एक पॉली हाउस एक स्पेशल कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर है, जैसे कि कह सकते हैं कि बिल्डिंग है प्लांट्स के लिए, जो कि कंट्रोल्ड कंडीशन में बनाई जाती है। इसे कवर किया जाता है एक ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट मटेरियल के साथ, ताकि जो उसके अंदर एंट्री है, परमिटिंग है, उस एंट्री को, नेचुरल लाइट की, उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको अड्हेयर किया जा सके। अब ग्रीन हाउस में और पॉली हाउस में क्या डिफरेंस है? बहुत ही बेसिक सी बात है। जैसे मैंने आपको बताया था, ग्रीन हाउस मोटा मोटा तीन तरीके का होता है। एक होता है पॉली हाउस, फिर आते हैं फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक स्ट्रक्चर्स, और आते हैं ग्लास हाउसेस। तो पॉली हाउस एक टाइप है ग्रीन हाउस का, फर्स्ट थिंग टू नोट। सेकंड, पॉली हाउस और ग्रीन हाउस में क्या फर्क है? पॉली हाउस, जो ग्रीन हाउस है, ग्लास का, प्लास्टिक का, किसी का भी हो सकता है, बट पॉली हाउस सिर्फ पॉली का बना होगा, मतलब कि पॉली इथाइलिन का, की फिल्म का बना होगा। जो ग्रीन हाउस होता है उसमें एक्सेलेंट लाइट का ट्रांसमिशन होता है ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए, लेकिन पॉली हाउस के अंदर पॉली इथाइलिन होने की वजह से वेरिएबल लाइट का ट्रांसमिशन हो सकता है और ऑफन ग्रीन हाउस से कम भी हो सकता है। ग्रीन हाउस जो होता है इसमें हाईली इन्वेस्टिंग बिजनेस है, ये फार्मिंग है। इनिशियल आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा करने पड़ेंगे क्योंकि आपका जो मटेरियल की ड्यूरेबिलिटी है वो काफी ज्यादा रहती है। पॉली हाउस में ये जनरली कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा इसको फार्मिंग में यूज किया जा रहा है। ग्रीन हाउस में बेटर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का कंट्रोल होता है, और ऑब्वियसली जब ये उतना एक्सेप्शनल नहीं है तो इसमें लिमिटेड कंट्रोल्स हैं, बट हाँ, कंट्रोल्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है। अब पॉली हाउस की फार्मिंग को थोड़ा और डिटेल में एक बार समझ लेते हैं। ये एक रिनाउंड मॉडर्न मेथड है। रिनाउंड इसलिए क्योंकि अब इसकी धीरे धीरे इसकी जागरूकता बढ़ती जा रही है कि इसके फायदों की वजह से लोग इसको ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी इस पे सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रही है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग पॉली हाउस फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको डिजाइन किया गया है इवॉल्व कराते हुए ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजी को, जो कि फार्मिंग की रहती थी पहले, ताकि नई अपॉर्चुनिटीज आए और बेटर ईल्ड और बेटर प्रॉफिट कम रिसोर्सेज में फार्मर्स को बेनिफिट के टर्म्स में प्रोवाइड हो। ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा डिटेल में समझते हुए, कि इसमें गैल्वेनाइज्ड आयरन का स्ट्रक्चर रहता है जिसको कवर किया जाता है यूवी की स्टेबलाइज्ड पॉली फिल्म से। पॉली फिल्म का काम क्या होता है? जो एक पॉली फिल्म आप देख रहे होंगे,
उस फिल्म का काम क्या होता है? उसका काम होता है कि यूवी की रेज को प्रोटेक्ट करना अंदर आने से, पॉली हाउस के ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखना बिटवीन 80 से 90%। ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट है। अगर आपको तो चाहिए, आप कहीं अपनी किसी नोट में डालना है, कहीं यूज करना है, कहीं कोट करना है, तो आपसे रेफर कर सकते हैं। इकोनॉमिकल है कंपेयर टू पॉलीकार्बोनेट एंड ग्लास कवरिंग से, ये ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ता है ऑब्वियसली। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कम से कम 50 डिग्री तक के तापमान को टॉलरेट कर लेता है। बात करें थोड़ी टेक्निकलिटी की, तो जो 1 केजी की फिल्म होती है उससे आपका 5.3 स्क्वायर मीटर, मतलब 5.38 कह सकते हैं इसको, मीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना एरिया ऑफ पॉली हाउस का वो कवर कर सकता है 1 केजी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, मान लीजिए आपका 400 मीटर का एरिया है, जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं ले रही हूँ, तो आप मल्टीप्लाई करके इसमें निकाल सकते हैं कि आपको कितना किलो पॉलीफिल्म लगेगा। क्लाइमेटिक कंडीशंस को मेंटेन किया जाता है इस शीट के अंदर रहे सभी वस्तुओं में जो भी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। अब एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी बात थी, मेरे को लगा बतानी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे नोट कर ली। इंडिया और हॉलैंड के पास लगभग लगभग सेम लैंड है जो कि फ्लावर को कल्टीवेट करने में काम में आती है, लेकिन जो वर्ल्ड का फ्लावर का एक्सपोर्टर है वो लैंड, जिसको कंट्रीब्यूशन जिसका 70% के आसपास है, और इंडिया जिसका कंट्रीब्यूशन 1% के आसपास है, उसमें सिर्फ डिफरेंस यही आता है कि उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है पॉली हाउसेस की, जो कि वो हॉलैंड में यूज करते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि पॉली हाउस का कितना बड़ा इम्पैक्ट आगे आने वाले टाइम में हमारी फार्मिंग में, हमारी ग्रोथ में आगे प्रोजेक्टेड है। अब इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं? पॉलीइथाइलिन, जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया, ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, चीप होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है, बेसिक सी बात है। इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है अल्ट्रावायलेट प्लास्टिक शीट से, जो कि ड्यूरेबिलिटी जिनकी ठीक ठाक रहती है। अगला आता है हीटिंग सिस्टम, फिर आता है आपका कूलिंग सिस्टम। हीटिंग सिस्टम की जरूरत होती है कूल सीजन में, कूलिंग सिस्टम की जरूरत होती है जनरली समर्स में, जब एम्बिएंट टेम्परेचर बढ़ जाता है दिन में, तो उसको यूज किया जाता है ताकि वेंटिलेशन और अंदर की जो इंटरनल एयर है पॉली हाउस की, उसको मेंटेन करा जा सके। ठीक है। फिर आता है आपका शेडिंग सिस्टम। शेडिंग सिस्टम में एग्रोनेट्स को यूज किया जाता है या रिट्रैक्टेबल थर्मल स्क्रीन को यूज किया जाता है, ताकि हाई इंटेंसिटी की जो सनलाइट होती है ड्यूरिंग समर्स, उससे बचा जा सके। वाटरिंग सिस्टम है अगला। वाटरिंग सिस्टम में पानी के सोर्सेज और क्वालिटी को किस तरीके से मैनेज किया जाता है वो इसमें देखा जाता है। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, जैसे कि ड्रिप वगैरह लगाया जाता है, यहाँ पे स्प्रिंकलर्स वगैरह लगाए जाते हैं। इक्विपमेंट्स जो चाहिए होते हैं, जनरली पंप लगता है इसमें, वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम लगता है, जो कि हो सकता है सैंड का हो, सिलिका हो, या स्क्रीन का फिल्टर हो। पीवीसी की ट्यूब्स लगाई जाती है ड्रिपर और एमिटर लगाने के लिए ड्रिप इरिगेशन के केस में। ठीक है। अगला आता है फर्टिगेशन। अब आपको फर्टिलाइजर वगैरह देना है, वो कैसे दोगे? क्योंकि अब आप इसमें ड्रिप इरिगेशन का मेथड यूज कर रहे हो, तो फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन का मेथड आप यहाँ पे यूज करते हैं। फर्टिलाइजर आप देते हैं इरिगेशन के साथ। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है? एक तो होता है कि नाइट्रोजन हो सकता है एक्यूमुलेट हो जाए जोन्स में, उस पाइप की जिससे कि आप भेज रहे हैं इसको, इसके पानी के साथ इसको जब आप भेज रहे हैं, तो हो सकता है कि वहां पे ये एक्यूमुलेट हो जाए। दूसरा, लीचिंग या डिनाइट्रिफिकेशन के द्वारा नाइट्रोजन का लॉस हो जाए। फॉस्फोरस का एक्यूमुलेशन होता है एमिटर पे, जो स्टार्टिंग्स में लगाए जाते हैं, एंड्स पे लगाए जाते हैं, और फॉस्फोरस फिक्सिंग डिटरमाइन करती है उसकी एफिशिएंसी, उसको फिक्स करना होता है। उसमें ही सिस्टम है कि फिक्स कर दिया जाए उसको, तो उस तरीके से उसका एक्यूमुलेशन कंट्रोल किया जा सकता है। पोटेशियम अगला है। पोटेशियम मूव करता है लेटरली भी और नीचे डाउनवर्ड भी, बट ये एक्यूमुलेट नहीं करता है एमिटर के पास, तो थोड़ा सा वो कम प्रॉब्लम कॉज करता है। अगला आता है एनवायरमेंटल कंट्रोल। इसमें आपका टेम्परेचर कंट्रोल, लाइट कंट्रोल, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंट्रोल सब कुछ होता है। थर्मल थर्मोस्टेट जो है इसको कंपेयर किया जाता है पानी के सर्कुलेशन के साथ, ताकि टेम्परेचर कंट्रोल रहे। लाइट के लिए नेचुरल इल्यूमिनेशन कई बार कम होता है, तो वहां पे इनकैंडेसेंट बल्ब्स लगाए जाते हैं, फ्लोरेसेंट बल्ब्स लगाए जाते हैं, ट्यूब्स लगाई जाती हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना है, उसके लिए आरएच जो नॉन वेंटिलेटेड पॉली हाउस में, उसको इंक्रीज करा जा सकता है फॉगर्स के साथ। अदरवाइज नॉर्मली जो फैन पैड्स होते हैं या इनकी मदद लेकर के भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। बेसिकली ये हल्का फुल्का स्ट्रक्चर है, जनरल व्यू है इसका, ये एंड व्यू है। डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं इंडिविजुअली हर टॉपिक का आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगी ओवर पीडीएफ।
अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगला है मीडिया प्रेपरेशन। मीडिया प्रेपरेशन इसमें क्या है, मीडिया जो कि यूज किया जाता है पॉली हाउसेस में, उसमें केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि डिस्टिंक्ट होती हैं फील्ड सॉइल से। मीडिया ड्रेन्ड होना चाहिए प्रॉपरली, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पोरोसिटी अच्छी होनी चाहिए, पीएच ठीक होना चाहिए और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। लो पीएच अगर है तो उसको अमेंडमेंट्स करके उसमें लाइम या डोलोमाइट डाल के उसको ठीक किया जा सकता है। अगर हाई पीएच है उसको कम किया जा सकता है बाई जिप्सम, एप्सम सॉल्ट्स और यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट वगैरह डाल के। पॉली हाउस ग्रोइंग मीडिया में बहुत सारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, तो उनको डिकंटामिनेट करना होता है हीट ट्रीटमेंट दे करके। तो उसको आप फंजीसाइड और पेस्टिसाइड्स के अलावा भी, मतलब इसके अलावा भी आप ये ट्रीटमेंट्स भी कर सकते हैं। अब आया फ्यूमिगेशन, जैसे कि आपको ये आदमी यहाँ पे करता हुआ दिख रहा है। फ्यूमिगेशन क्या, किस किस चीज का फ्यूमिगेशन होता है? कंटेनर्स का फ्यूमिगेशन होता है, नाइफ्स का फ्यूमिगेशन होता है, बेंचेस का फ्यूमिगेशन होता है, जो भी वर्किंग एरिया जो कुछ भी इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में सबका फ्यूमिगेशन होता है। इसको डिसइंफेक्ट किया जाता है ताकि किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हमारे सीड में, हमारे प्लांटिंग मटेरियल में, पॉली हाउस में ना पहुंच पाए। वो इम्पोर्टेंट इसमें होता है। मैंने कोशिश करी है काफी अच्छे से कंटेंट को अरेंज करने की। अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लगती है आप प्लीज स्पीड बढ़ा के भी आगे कंटेंट की तरफ जा सकते हैं। अगला आता है टाइप ऑफ पॉली हाउस, कितने तरीके के पॉली हाउसेस होते हैं। अब आया पहला इसमें इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम के हिसाब से, ये तो नॉर्मल है। एक होता है नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस, एक होता है इन्वायरमेंटली कंट्रोल्ड पॉली हाउस। इसमें क्या होते हैं आपके, आपको दिख रहे हैं कुछ फैन तरीके के लगाए जाते हैं, आरएच कंट्रोलर्स लगाए जाते हैं, इस तरीके से इसको बनाया जाता है। बट जो नेचुरली वेंटिलेटेड होता है इसमें ऊपर ऊपर से कंट्रोल्स हैं और बीच में हवा जाने के लिए थोड़ा बहुत कंट्रोल इसमें छोड़ा जाता है। ये सफिशिएंट वेंटिलेशन इसमें रहता है और फॉगर सिस्टम भी इसमें इंस्टॉल किया जाता है। इनके अलावा बाकी सब चीजें इसमें इन्वायरमेंट कंट्रोल रहता है। अगला आता है आपका शेप के हिसाब से। शेप के हिसाब से एक्चुअली ये इस तरीके से कुछ डिवाइडेड है। इसमें से दो जो है लीन टू और इवन स्पेस जो है, ये आपका स्ट्रक्चर आता है इस कैटेगरी में जो फॉल करता है। सॉरी, एक सेकेंड। लीन टू और इवन स्पेस जो कि आपका इस तरीके से है, और इवन स्पैन जो है ये किसी का सहारा लेके बनते हैं, अटैच होके बनते हैं किसी के साथ। अनइवन स्पैन जैसे कि ये वाला है, रिज एंड फरो जैसे कि ये वाला है, सॉ टूथ जैसे कि इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा, गॉथिक आर्च कुछ इस तरीके से रहता है इसका स्ट्रक्चर, बैरल वॉल्ट ये भी लगभग सेम है बट इसके तो जो स्ट्रक्चर्स हैं बैरल्स हैं थोड़ी डिफरेंट है। फिर अगला आता है कॉन्सेप्ट, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर इसको स्टैब्लिश किया जाता है। ये शेप के हिसाब से इनको कैटेगराइज किया जाता है। अगला आता है आपका सुटेबिलिटी और कॉस्ट के हिसाब से। लो कॉस्ट थोड़ा बेसिक सामान यूज होता है इसमें, मीडियम कॉस्ट और हाई कॉस्ट में हाई एंड मटेरियल को यूज किया जाता है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए। अगला आता है स्ट्रक्चरल शेप ऑफ फ्रेम के हिसाब से। एक होता है अटैच, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी वॉल के साथ अटैचमेंट हो सकता है, किसी भी बिल्डिंग के साथ इसका अटैचमेंट हो सकता है, तो वो अटैच्ड होते हैं। डिटैच्ड अकेले बनेंगे, ना इधर कुछ ना उधर कुछ, ना पीछे कुछ ना आगे कुछ, तो ये डिटैच्डनेस फ्री है स्टैंडिंग पोजिशन में। अगले आते हैं कनेक्टेड। इसमें इसके हेड्स कनेक्ट हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ हेड्स कनेक्टेड हो कुछ इस तरीके से, और बेस अलग हो, जैसे कि इसमें यहाँ पे छूटा हुआ है बेस पूरा, ये अलग अलग है, ये पूरी स्पेस अलग है। और ऐसा भी हो सकता है कि बेस कॉमन हो, और नहीं सॉरी, बेस अलग हो और हेड्स डिफरेंट हो, और हेड्स डिफरेंट हो और बेस कॉमन हो। ये भी अलग अलग तरीके से इनको मिक्स एंड मैच करके इनको बनाया जाता है। अब आया और भी दो तरीके के पॉली हाउसेस हैं, ये थोड़े ट्रेंड में चल रहे हैं तो मैंने सोचा इनको भी इंक्लूड कर लूं, जैसे कि ट्रेंच ग्रीन हाउस और मड ग्रीन हाउस। ये काइंड ऑफ पॉली हाउसेस हैं बिकॉज इसमें पॉलीथाइलिन का यूज किया जाता है इसलिए इनको पॉली हाउसेस कहा जाता है। बट ये जिस नाम से मुझे ये मिले तो मैंने इनका नाम चेक किया था, तो ट्रेंच ग्रीन हाउस और मड ग्रीन हाउस थे इनका नाम। लद्दाख में, लेह लद्दाख में इनका काफी ज्यादा प्रचलन है क्योंकि इनको बनाया जा रहा है, इनको काफी यूज किया जा रहा है। इसमें ट्रेंचेस बनाए जा रहे हैं, जमीन के नीचे से भी इसमें प्रोडक्शन लिया जा रहा है कुछ इस तरीके से ट्रेंच बना के, उसके बाद इनको ट्रेंचेस को कवर कर दिया जाता है। इंडिविजुअली एक कवर हो सकता है सस्टेनेबल क्रॉप लेने के लिए। अगर छोटा आप क्रॉपिंग कर रहे हैं तो आपने एक वेजिटेबल इसमें लगा दिया, एक वेजिटेबल इसमें लगा दिया, इंडिविजुअली जब आपका एक ट्रेंच फिल हुआ आपने खोल लिया, तो इस तरीके से आपका प्रपोर्शंस थोड़े अच्छे रहेंगे क्योंकि आपको तभी निकालना है जब आपको जरूरत है इस केस में। तो ये ट्रेंच ग्रीन हाउस है, पॉली हाउस कह सकते हैं। अगला आता है मड पॉली हाउस। इसकी मुझे पिक्चर उतनी क्लियर मिली नहीं, सॉरी, ये थोड़ी ब्लर पिक्चर है बट इसमें थोड़ा सा समझ आप पाएंगे। इसमें क्या होता है, इसमें वॉल्स होती हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में, स्टोन की, सीमेंट की, जो कि रिक्वायर करती है मिनिमम मेंटेनेंस, ऐसा उसमें कोटेड था। ट्रांसपेरेंट यूवी स्टेबलाइज ट्रिपल लेयर की इसमें पॉलीकार्बोनेट के पैनल्स इसमें लगाए जाते हैं कवर करने के लिए साउथ फेस को, जिसमें कि बेटर टेंशन की कैपेसिटी रहती है। यूज किया जाता है स्लोप का टू नॉर्थ,
पॉलीयूथेन फोम का, जो कि ये रूफ होती है, ड्यूरेबल होती है, उसका बेटर इंसुलेशन होता है कंपेयर टू किसी भी और तरीके के कन्वेंशनल वुडन रूफ से। तो ये दो तरीके के जो पॉली हाउसेस हैं आजकल काफी डिमांड में है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स लेह लद्दाख में काफी ज्यादा फायदा कर रहे हैं फार्मर्स का। अब आए एडवांटेजेस, इसका फायदा क्या है? सबसे पहले तो आप किसी भी तरीके के इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से प्रोटेक्टेड रहेंगे। दूसरा, इरेक्टेड अनप्रोडक्टिव सॉइल पे भी आप इसको बना सकते हैं। आपने अपनी इसमें सॉइल लगानी है, उसके ऊपर आपने इसमें काम करना है, इसको बंद कर देना है, इसमें इधर उधर से मूवमेंट नहीं होगा किसी और तरीके की अनप्रोडक्टिव सॉइल का। अंडर मिनिमम स्पेस आप इसे बना सकते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकते हैं, ह्यूमिडिटी मेंटेन्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड का एफिशिएंट यूज हो रहा है, मिनिमम आपकी लेबर की रिक्वायरमेंट लग रही है, पानी और फर्टिलाइजर भी कम लग रहा है, स्पेस का आप बेहतरीन यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं, सिंगल पर्सन बहुत सारे प्लांट्स को कंट्रोल कर सकता है, डिजीज पेस्ट आपके कंट्रोल हो सकते हैं, पानी आपका इकोनॉमिकली यूज हो सकता है, क्रॉप का प्रोडक्शन थ्रू आउट द ईयर आप ले सकते हैं इसमें, किसी बर्ड का अटैक, किसी एनिमल का अटैक, किसी ह्यूमन एक्टिविटी का इंटरवेंशन, वो भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें लेबर की कॉस्ट काफी ज्यादा कम हो जाती है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इसमें बेस्ट बनती है। इसके अलावा कुछ ये और मुझे मिले थे, तो मैंने इसे अटैच कर दिया। इसमें आप देख सकते हैं जैसे यील्ड 10 से 12 टाइम्स हायर जा सकती है, रिलायबिलिटी जो होती है क्रॉप की बढ़ जाती है, आइडेंटिफाई किया जाता है इसको वेजिटेबल और फ्लावर के लिए काफी सूटेबल है, ईयर राउंड आप प्रोडक्शन ले सकते हो, फ्लोरिकल्चर के लिए तो बेस्ट मेथड है। डिजीज फ्री और जेनेटिकली सुपीरियर प्लांट्स भी आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। केमिकल का यूटिलाइजेशन, पेस्टिसाइड्स का यूटिलाइजेशन और डिजीज का कन्वर्जन इनटू प्रिसिशन फार्मिंग, वो आप देख सकते हो। वाटर की रिक्वायरमेंट लिमिटेड रहती है और इजी रहता है कंट्रोल करना, मेंटेन करना स्टॉक प्लांट्स को, कल्टीवेटेड ग्राफ्ट्स को और माइक्रो प्रिपरेशन को, इसमें बहुत ज्यादा बेहतरीन रहता है। हार्डनिंग ऑफ द टिश्यू, कल्चर्ड प्लांट्स, ठीक है। उसके अलावा जो कई प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें ब्लेमिशेस आ जाते हैं, तो उसमें आपको दाग धब्बे फ्री प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि अच्छी क्वालिटी होगी, तो इसमें कम से कम स्ट्रेस रहेगा उसमें, और ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन आपका प्रोडक्ट इसमें निकल के आएगा। मॉनिटरिंग रहती है, कंट्रोलिंग रहती है अलग अलग इकोलॉजिकल सिस्टम्स की। मॉडर्न मेथड्स इसमें आ गए, जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स को भी यूज किया जा रहा है इसके साथ क्लब करके, जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्रीन हाउस के अंडर ही पॉसिबल है। इसमें एरोपोनिक्स भी है, सॉइल लेस कल्चर जिसको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं वो भी है, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक्स, ये भी अलग अलग टेक्निक्स इसमें है। अब आए हैं कि 5 मेन पैरामीटर जो कि मेंटेन होते हैं पॉली हाउस में, जैसे कि लाइट है, टेम्परेचर है, CO2 है, ह्यूमिडिटी है, एयर फ्लो है। अब लाइट का नाम लिया जाता है लक्स में, कितना लक्स चाहिए? 50,000 से 60,000 के बीच में, कई कई जगह में 1,40,000 भी जाता है, मतलब वो नॉर्मल एवरेज बता रही हूँ, बट ऐसा इसमें जो बेहतरीन इसका जो ग्रोथ टेम्परेचर के लिए इसको चाहिए वो इतना चाहिए। टेम्परेचर की बात करें, 26 से 30 डिग्री दिन में और 15 से 18 डिग्री नाइट में। इसको चाहिए, वेंटिलेशन भी चाहिए, कूलिंग पैड्स भी चाहिए, फैन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए ताकि ये मेंटेन कर सके अपना टेम्परेचर। एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसेंट्रेशन होता है 0.03%, लेकिन नाक में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, बट CO2 बाहर आती है प्लांट्स के द्वारा रेस्पिरेशन के मेथड से। तो पॉली हाउस इसका लगभग लगभग 1000 ppm का CO2 का वो होता है, प्रोडक्शन रहता है। उसमें हर्ब्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है 4 से 5 गुना के टर्म्स में, ठीक है। ह्यूमिडिटी की बात करें, फ्लावर प्रोडक्शन के लिए आपको 65 से 80% और वेजिटेबल्स के लिए आपको 60 से 65% आपको इसमें ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट रहती है। एयर फ्लो की बात करें, विंड मूवमेंट होगा तो ह्यूमिडिटी कम होगी तो चांसेस ऑफ डिजीज भी कम हो जाएंगे। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको नोट करने चाहिए, मतलब ये एडिशनल आपके लिए पॉइंट्स हैं। अगर चाहें तो आप इसे नोट करें, ना चाहें तो आप आगे स्किप कर लें। इसमें क्या है, साइट सिलेक्शन होना चाहिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो पॉल्यूशन फ्री एरिया में आपको सिलेक्ट करनी है साइट। ऐसा नहीं है कि आपने इंडस्ट्रियल एरिया में बना दिया पॉली हाउस, फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अच्छी प्रोड्यूस आए, तो वो नहीं पॉसिबल होगा। पानी अवेलेबल होना चाहिए रेगुलर बेसिस में, ताकि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट भी है आप उसको भी फुलफिल कर सको। रेगुलर सप्लाई चाहिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि पानी आप जब भेजोगे वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही जाएगा ऑब्वियसली, तो उसमें 3 फेज कनेक्शन की जरूरत आपको पड़ेगी। सॉइल प्रॉपरली लेवल्ड होनी चाहिए, अच्छी ड्रेन होनी चाहिए, अप्रोचेबल रोड्स होनी चाहिए, क्योंकि जो भी आप प्रोड्यूस वहां बनाओगे, आपको वहां
नियर टू रोड आपको रखना पड़ेगा कनेक्टिविटी, ताकि आप अपने नियर बाय मंडीज में, नियर बाय मार्केट में आप उसे सेल आउट कर सको उस प्रोडक्ट को। तो वो जो मूवमेंट है रोड का, क्योंकि अगर आपने अच्छा प्रोड्यूस बनाया है तो आपको ये भी इंश्योर करना जरूरी है कि आपको उसकी मार्केट वैल्यू अच्छी मिले। और अगर आपकी टूटी फूटी गांव की रोड्स होंगी तो क्या होगा कि वो जो प्रोडक्ट जब गाड़ी में होगा तो आपस में टकराएगा, ट्रांसपोर्ट की वजह से भी उसमें डैमेजेस हो सकते हैं, उसके आउटर जो बॉडी है उसमें दाग धब्बे लग सकते हैं, कुछ भी इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। तो कोशिश करें कि अप्रोचेबल अच्छी रोड्स आसपास में हो, कुछ स्पेस हो आगे। अगर आप फर्दर एक्सटेंड करना चाहें तो आपको थोड़ी सी स्पेस भी आगे पीछे छोड़नी चाहिए। एक्सपर्टीज और लेबर जो आपको अवेलेबल हो थोड़ा एक्सपर्ट हो, थोड़ा डिसेंट एक्सपर्टीज हो उसको, ताकि वो कंट्रोल कर सके जो भी चीजें उसे करनी है। डायरेक्शन की बात करें, पॉली हाउस को नॉर्मली प्रेफरेबल किया जाता है साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में ताकि प्रॉपर लाइट आ सके, विंड डैमेज ना कर सके, तो ये डायरेक्शन बताया जाता है। अदर एसेंशियल्स की बात करें इसमें, अगर आपको फाइनल प्रोडक्ट को स्टोर भी करना है तो हो सकता है आप कूल चेम्बर भी एक बना सकते हैं। पानी का जो पीएच है वो 5.5 से 7 के बीच में, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पानी की 0.01 से 1 के बीच में होनी चाहिए, जो कि अच्छी मानी जाती है। तीन पीएच जो सॉइल के हैं बिटवीन 5.5 से 6.5, और जो सॉइल की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसकी 0.6 से 0.8 के बीच में रह सकती है। अब ईस्ट और साउथ सन एक्सीलेंट माना जाता है ग्रीन हाउस के लिए, ताकि ओपन रहे दोनों साइड से, बट उसको शेड भी मिलनी चाहिए नॉर्थ से और वेस्ट से, ताकि ईस्ट जो विंड्स का प्रोटेक्शन है वो उसे मिल सके। कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको बेड्स और पाथ्स वगैरह भी बनाने पड़ेंगे, ग्राउंड में प्लान बनाना पड़ेगा प्रॉपर। सिलेक्शन जो प्लास्टिक फिल्म का सिलेक्शन है, रूफ स्लोप का सिलेक्शन है, वो भी अच्छा होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने इस स्लोप में अगर हमें बनाना था, आपने बना दिया इस स्लोप में, और यहाँ पे अब जब बारिश आ रही है तो यहाँ पे पानी रुक रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रेस हो रहा है, आगे चल के इसमें छेद हो गया, आपके पॉली हाउस खराब हो गया, तो पॉली हाउस खराब होने के चांसेस उसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। प्रॉपर कंट्रोल्ड क्लाइमेट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपका अंदर इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है कि प्लांट्स का सर्वाइव करना ही मुश्किल हो गया है। स्ट्रेस नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। अब कुछ प्लांट्स जो कि यूज किए जाते हैं पॉली हाउस टेक्निक के द्वारा फ्लोरिकल्चर में, जैसे कि फ्लोरिकल्चर होती है फ्लावर्स की, सिंपल सी बात है। रोज है, ऑर्किड्स है, जरबेरा है, एस्टर है, लिलीज है, मैरीगोल्ड, कार्नेशन, क्रिसेंथेमम, एंथेरियम, इस तरीके से मोस्टली सारे ही फ्लोरिकल्चर के जितने भी आते हैं ये पॉली हाउस में बहुत अच्छे होते हैं। वेजिटेबल्स सारी एक्सोटिक वेजिटेबल्स को जनरली, क्योंकि उनमें स्ट्रेस के चांसेस ज्यादा रहते हैं, बट नॉर्मल वेजिटेबल्स भी पॉली हाउसेस में ग्रो करती हैं। लैंडस्केप प्लांट्स जैसे कि कुछ प्लांट्स जैसे कि फॉलीज प्लांट्स जिन्हें कहा जाता है, जो कि मिनिमम लाइट की रिक्वायरमेंट होती है जिनको हेल्दी ग्रोथ के लिए, तो वो भी शेड लविंग प्लांट्स जिन्हें कहते हैं, वो लैंडस्केप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसमें आ सकते हैं। पॉली हाउस इज ऑल्सो यूज्ड क्या करने के लिए, सीडलिंग्स को ग्रो कराने के लिए और हार्डनिंग करने के लिए टिश्यू प्लांट कल्चर के द्वारा, तो ये भी इसका एक काम है। अब मेरे को एक पॉइंट में आता है कि गवर्नमेंट भी इसमें असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, ज्यादा प्रॉपर डिटेल तो नहीं मिल पाया, बट अगर आपका एरिया ऑफ लो कॉस्ट पॉली हाउस इतना है, जिसमें कि साइज ऑफ पॉली हाउस आपका इतना है लगभग लगभग, तो टोटल कॉस्ट बनती है आपकी 4 लाख। सब्सिडी देती है सरकार एक 80%, और मैक्सिमम 1,80,000 के आसपास। ये जस्ट एक मेरे को रफ फिगर मिली है, आपके स्टेट पे ये वेरी कर सकती है। फार्मर का शेयर 2,48,000। अब जो रिटर्न्स आएंगे इसके वो आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, इसमें फायदा है कि नहीं। ठीक है, जो आपका मंडी का रेट है उसमें मल्टीप्लाइड इनटू कितने आपके प्रोडक्ट्स का रेट बन रहा है, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे, आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या लग रही है, वो सब चीजें करने के बाद आपका खुद का मुनाफा इसमें आएगा। रेफरेंसेस की बात करूं तो ये कुछ रेफरेंसेस मैंने लिए हैं, काफी अच्छे हैं, आप भी इन्हें गो थ्रू कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में इनका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप इसको गो थ्रू एक बार कर सकते हैं। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया है। अगर पसंद आया है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत मोटिवेशन मुझे चाहिए रहता है वीडियोस को आगे बनाने के लिए, कंटेंट को आगे डिलीवर करने के लिए, उसके पीछे रिसर्च करने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू एवरीवन।